हेलो एंड वेलकम टू एसएमआर क्लासेस वंस अगेन। आज हम लोग अंडर राइटिंग के ऊपर दूसरा क्लास कर रहे हैं और ये आखिरी क्लास है। इस क्लास के बाद आप लोग आराम से इस चैप्टर का कहीं से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आज जो हम लोग करने वाले हैं वो फॉर्म अंडर राइटिंग के ऊपर सम्स करने वाले हैं। और फॉर्म अंडर राइटिंग में दो केसेस होता है। व्हेन benefit of form underwriting is given to individual underwriters and benefit of form underwriting is not given to individual underwriters। मतलब एक वक्त ऐसा आता है जब फॉर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट्स इंडिविजुअल अंडरराइटर्स को मिलता है और एक बार नहीं मिलता है। तो इन दोनों के ऊपर आज हम लोग सम्स करने वाले हैं। तो इसके लिए अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें, उसके बाद ये सम्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हमारे स्टडी मटेरियल से। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 पहले हम लोग करेंगे, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या क्या लिखा है। सैम लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फ्रॉम पब्लिक फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। बोला कि सैम लिमिटेड एक कंपनी है जो इनवाइट कर रहा है एप्लीकेशन फ्रॉम द पब्लिक 1 लाख इक्विटी शेयर्स। कितना कितना एप्लीकेशन वो इनवाइट कर रहा है? 1 लाख इक्विटी शेयर्स इनवाइट कर रहा है। ठीक है, 1 लाख ऑफ ₹10 each एट अ प्रीमियम ऑफ 5 रुपए के प्रीमियम में कर रहा है। द इंटायर इशू वॉज अंडरराइटन बाय अंडरराइटर ए बी सी एंड डी। ए बी सी और डी ये तीनों मिलकर कंप्लीट अंडरराइट कर लिए हैं शेयर्स को टू द एक्सटेंड ऑफ 30%, 30%, 20% एंड 20%। मतलब ए बी सी डी 4 अंडरराइटर्स हैं। कंप्लीट मतलब पूरा का पूरा 1 लाख जो कंपनी इशू करना चाहता है उस 1 लाख का 30%, 30%, 20%, 20% ये लोग अंडरराइट किए रिस्पेक्टिवली विद द प्रोविजन ऑफ फॉर्म अंडरराइटिंग ऑफ 3000, 2000, 1000 एंड 1000। क्या कर रहे हैं ये लोग? फॉर्म अंडरराइटिंग कर रहे हैं। अब आप कहिएगा कि सर फॉर्म अंडरराइटिंग क्या है? फॉर्म अंडरराइटिंग किसे कहते हैं? देखिए, फॉर्म अंडरराइटिंग का मतलब है अंडरराइटर्स ने कंपनी को ये कहा है कि भैया पब्लिक खरीदे ना खरीदे, आप हमें ये शेयर दे दो। कितना? पहले ने बोला कि 3000 मुझे दे दो बस। इसका मतलब क्या है? इसका लाइबिलिटी डायरेक्टली किसके ऊपर है? ए के ऊपर। मतलब ए डायरेक्टली पैसा देगा किसे? कंपनी को। बी कहता है कि भाई मुझे भी दे दो, 2000 शेयर मुझे दे दो, पब्लिक खरीदे ना खरीदे मैं ये खरीदूंगा। सी भी खरीद बोलता है कि मुझे 1000 शेयर दे दो। डी भी बोलता है मुझे भी 1000 शेयर दे दो। इसका मतलब क्या है कि पब्लिक के खरीदने से पहले अंडर राइटर्स ने ये क्या किया? उन लोगों ने कह दिया कि मुझे इतना इतना शेयर दे दो। हो सकता है अभी सस्ते दामों में ये लोग खरीद रहे हैं, बाद में जब प्राइस हाई हो जाएगा तो ये अंडर राइटर्स ये शेयर्स बेच देंगे मार्केट में। ये बेनिफिट होता है शेयर्स। तो द अंडरराइटर वेर इंटाइटल्ड टू द मैक्सिमम कमीशन परमिटेड बाय लॉ। अब देखिए कमीशन कितना दिया जाएगा, इतना याद रखना। हमने ऑलरेडी कमीशन के ऊपर जर्नल एंट्रीज हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। कभी कभी रेट नहीं देता है, लास्ट क्लास में भी रेट नहीं दिया था, हमने 5% पकड़ा था। हमेशा याद रखना ये बात कि कमीशन ऑन शेयर्स, मैक्सिमम कमीशन ऑन शेयर्स जो होगा वो 5% होगा। ठीक है, और मैक्सिमम कमीशन ऑन इंटरेस्ट बेयरिंग फंड उसके ऊपर 2.5% होगा। ठीक है, मैक्सिमम कमीशन ऑन इंटरेस्ट बेयरिंग फंड, जो भी इंटरेस्ट बेयरिंग फंड है जैसे कि डिवेंचर हो गया, लोन हो गया, हाँ, तो डिवेंचर्स वगैरह जो भी हम लोग अंडरराइट करेंगे, अंडरराइटर्स का कमीशन 2.5% होगा मैक्सिमम। और शेयर अगर इशू होता है कंपनी का तो कंपनी को अंडरराइटर्स कंपनी जो है वो अंडरराइटर्स को जो कमीशन देगा वो 5% कमीशन देगा। क्लियर? तो यहां पे बोल रहा है कि मैक्सिमम कमीशन परमिटेड बाय लॉ। तो लॉ कहता है कि 5% मैक्सिमम कमीशन दिया जाएगा
तो इसका मतलब अंडर राइटर का बेनिफिट यहाँ पे होगा कमीशन, वो भी 5%, क्योंकि ये शेयर वाला सम है। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 70,000 शेयर। कंपनी इशू कितना करना चाहता था? 1 लाख। पब्लिक ने खरीदा कितना? 70,000 शेयर्स। तो बच गया कितना? 30,000 शेयर्स। पब्लिक ने नहीं खरीदा, तो यही 30,000 शेयर लाइबिलिटी बनेगा किसका? ए, बी, सी और डी का। क्लियर? शेयर्स पब्लिक आउट ऑफ विच एप्लीकेशन फॉर 19,000, 10,000, 21,000, 8,000 शेयर्स वर मार्क इन फेवर ऑफ ए, बी, सी, बी, सी एंड डी, या डी छोड़िए, रिस्पेक्टिवली। और मार्क्ड एप्लीकेशन जो है, क्योंकि जो भी एप्लीकेशन मिला इसमें से मार्क्ड है 19,000, 10,000, 21 और 8,000। ये मार्क्ड एप्लीकेशन किसका है? मार्क्ड एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होता है जिसमें अंडर राइटर्स का सील मारा हुआ है। उससे ये पता चलता है कि वो अंडर राइटर ने अपने मार्केट में उसने बिकवाया है, पर्टिकुलर अंडर राइटर ने। मतलब ए ने बिकवाया है 19,000, बी ने बिकवाया है इतना, सी ने इतना, डी ने इतना। तो सबसे पहले मार्क्ड एप्लीकेशन हम लोग माइनस करते हैं। कैलकुलेट लायबिलिटी ऑफ ईच अंडर राइटर्स, ऑल्सो असर्टेन द अंडर राइटिंग कमीशन पेबल टू डिफरेंट अंडर राइटर्स। कमीशन कितना देना है? कमीशन ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्लास में सीख चुके हैं, हर बार सेम उसी तरीके से होगा, लेकिन पहले लायबिलिटी ऑफ ईच अंडर राइटर हमें निकालना है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे calculation for liability of each अंडर राइटर्स। हमारे पास कितने अंडर राइटर्स हैं? कुल मिलाकर ए, बी, सी और डी। ए, बी, सी, डी, ये 4 अंडर राइटर है हमारे पास। सबसे पहले कंपनी कितना इशू करना चाहता था? 1 लाख। ग्रॉस लाइबिलिटी इनका कितना है? 30%, 30%, 20-20। तो हम लोग यहां लिखते हैं 30%, 30%, 20%, 20%। तो 1 लाख जो कंपनी इशू करना चाहता था, फुल्ली अंडर रिटर्न था, फुल्ली अंडर राइट किया गया। तो ग्रॉस लाइबिलिटी क्या होगा? तो हर एक के ऊपर जो ग्रॉस लाइबिलिटी है, मतलब टोटल, अगर कोई पब्लिक नहीं खरीदता है तो सारा का सारा शेयर्स किसको खरीदना होगा? अंडर राइटर्स को। तो 1 लाख का 30% कितना होता है? 30,000। फिर से 30,000 बी ने भी ले लिया। सी ने कितना लिया? 20,000। कंपनी से सी कह रहा है कि मुझे 20,000 मैं बिकवा दूंगा, और डी भी कहता है 20,000 शेयर्स मैं बिकवा दूंगा। ठीक है, ये लोग कह रहे हैं। अब इन लोगों ने अपने अपने दुकान से, मतलब अपने अपने मार्केट से कितना कितना शेयर बिक्री करवाया? ये जो मार्क्ड एप्लीकेशन है, ये इन लोगों ने बिकवाया है। तो कितना बिकवाया भाई? लेस मार्क्ड एप्लीकेशन। तो कितना कितना मार्क्ड एप्लीकेशन है? 19,000, 10,000, 21,000 और 8,000। ये हो गया मार्क। अब हम लोग क्या लेस करेंगे? अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तो नोट में हम लोग अनमार्क्ड एप्लीकेशन निकालेंगे। ठीक है, यहां करते हैं हम लोग वर्किंग नोट नंबर 1। अनमार्क्ड एप्लीकेशन का मतलब होता है टोटल एप्लीकेशन माइनस मार्क्ड एप्लीकेशन। टोटल एप्लीकेशन आया कितना? 70,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया, माइनस मार्क्ड एप्लीकेशन कितना कितना था? मार्क्ड एप्लीकेशन था 19,000, 10,000, 21,000, 8,000।
तो कितना हो गया, 19, 20, 40,000, 50, 58, 58, 70 से 58,000 गया 12,000। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना हुआ, 12,000। मतलब देखिए टोटल एप्लीकेशन पब्लिक ने कितना लिया, 70। इसमें ए ने, बी ने, सी ने और डी ने जो बिकवाए हैं, ये कुल मिलाकर 58,000 शेयर्स उन लोगों ने बिकवा दिया अपने थप्पे से। तो जिसमें किसी का मार्क नहीं है, इसका मतलब कंपनी ने बिकवाया उसे। तो कंपनी ने कितना बिकवाया, 12,000। तो इसका बेनिफिट किसे मिलेगा, सारे अंडरराइटर्स को मिलेगा। तो लेस, अच्छा यहां पे जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है, जो भी एप्लीकेशन मिला है, इसमें फॉर्म अंडर राइटिंग शामिल नहीं है। कभी कभी सम्स में बोल देता है कि जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है इतना है, उसमें फॉर्म अंडर राइटिंग शामिल है। ठीक है, तो अगर शामिल होगा तो आपको निकालना रहेगा, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग जिस कंसेप्ट से सम्स करेंगे, ठीक है, अगर आप उस हिसाब से जाओगे तो आपको खुद ही खुद समझ में आ जाएगा कि हमें लेस करना है कि नहीं लेस करना है। तो मार्क्ड एप्लीकेशन लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अनमार्क्ड एप्लीकेशन क्या होता है कि अनमार्क्ड एप्लीकेशन जो पब्लिक ने बिकवाया, सॉरी कंपनी ने बिकवाया, तो इसका बेनिफिट सभी को मिलेगा ग्रॉस लायबिलिटी में। अनमार्क्ड एप्लीकेशन इन रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी, तो ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में। तो 12,000 जो है ना, 12,000 वो ग्रॉस लायबिलिटी का मतलब हो गया, जैसे 3:3:2:2, यही ना रेशियो है। तो 30%, 12 × 3600, फिर 3600, 12 × 2 = 2400 और 2400। चलिए ये हम लोग लेस करेंगे, ये सब लेस करो। लेस करने से क्या आएगा आप देखो, 19×3 = 22,600, तो 7,400 बचा। तो 7,400 अभी भी ए के ऊपर लायबिलिटी है, मतलब ए को इतना शेयर्स खरीदना पड़ेगा कंपनी से। 30 से 20 गया, 20, 16,400, 16,400 शेयर्स खरीदना होगा बी को। लेकिन सी के ऊपर देखो ग्रॉस लायबिलिटी था 20,000, मतलब इसे बिकवाना था 20, लेकिन बिक गया कितना, 21 और 24, 23,400। 23,400 अगर बिकवा दिया तो 3,600 नेगेटिव हो गया, मतलब इसने ज्यादा बिकवा दिया। इसने क्या किया, ज्यादा बिकवाया। तो भैया जिसने भी ज्यादा बिकवाया उसका बेनिफिट बाकी के अंडरराइटर्स को दिया जाएगा। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है ना कि वो बोल रहा था कि मैं 20,000 बिकवा दूंगा और उसके वजह से 23,400 बिक गया। तो 3,400 जो शेयर ज्यादा बिका है, तो ये ज्यादा बिका है कि कंपनी का, तो कंपनी ने तो अभी 70,000 ही बेचा है। तो इसका मतलब ये जो बेनिफिट है 3,600 का, जो नेगेटिव बेनिफिट आया, ये बेनिफिट बाकी के अंडरराइटर्स को दिया जाएगा। तो वो कैसे दिया जाएगा हम लोग अभी बात करेंगे। ठीक है, तो बेहतर होगा कि हम लोग अंडरराइटिंग कमीशन भी एक साथ लेस करें। ठीक है, फॉर्म अंडरराइटिंग देखो, ग्रॉस लायबिलिटी इतना था, मार्क्ड एप्लीकेशन इतना इतना आ गया, अनमार्क्ड एप्लीकेशन इतना रुपया लेस किया गया। ठीक है, जो जिस पे, तो इतना एप्लीकेशन आ गया। बाकी फॉर्म अंडरराइटिंग, बाकी के अंडरराइटर्स ने, ए बी और सी ने क्या कहा, ए बी सी डी ने क्या कहा, भैया हम आपका शेयर्स डायरेक्टली खरीद लेंगे, वो आप मत देना किसी को, वो पहले मुझे देना। तो इसका मतलब ये जब वो शेयर्स खरीद लेंगे तो वो भी बेचना नहीं होगा। तो लेस फॉर्म अंडरराइटिंग, लेस फॉर्म अंडरराइटिंग। देखिए फॉर्म अंडरराइटिंग दो तरीके से हो सकता है। एक, फॉर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट इंडिविजुअल अंडरराइटर को मिले, एक बार फॉर्म अंडरराइटिंग इंडिविजुअल अंडरराइटर को नहीं मिलेगा। दोनों में क्या केस है, अगर फॉर्म अंडरराइटिंग को इंडिविजुअल बेनिफिट अगर मिलना है तो जो भी फॉर्म अंडरराइटिंग है इंडिविजुअली सब में लेस हो जाएगा, इंडिविजुअली सब में माइनस होगा। लेकिन अगर फॉर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट अगर हर एक इंडिविजुअल को इंडिविजुअली नहीं देना है, तब क्या करेंगे, उसको मार्क्ड एप्लीकेशन में ऐड कर देंगे, सॉरी अनमार्क्ड एप्लीकेशन में ऐड करेंगे और उसका बेनिफिट सभी को दिया जाएगा।
एक बार फिर से मैं ये बता दूंगा कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। नोट नंबर 2 में आप लिख देना, हेयर फर्म अंडरराइटिंग, here the benefit of firm underwriting is given to individual rider, is given to individual। ये कौन सा केस है? ये वो केस है कि फॉर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट, देखो इन सब का लायबिलिटी है। फॉर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट हर एक इंडिविजुअल अंडरराइटर को मिलेगा, सबको बेनिफिट मिलेगा, अपना अपना बेनिफिट मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्म अंडरराइटिंग को सबसे लेस कर देंगे। हर एक का फॉर्म अंडरराइटिंग कितना है? 3 2 1 1, 3000, 2000, 1000, 1000। ये केस हम कब करेंगे? हेयर बेनिफिट ऑफ फॉर्म अंडरराइटिंग इज गिवन टू, अंडरराइटिंग इज, यहां इज लिखना, इज गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर। हर एक इंडिविजुअल अंडरराइटर को बेनिफिट दिया गया, मतलब उनका जो लायबिलिटी था ये लायबिलिटी कम करने का मौका दिया गया। बस अब आप क्या करो, कम करो। 19 3 22, 22 3 25,600, तो बच गया 4,400, 4400। तो इसके ऊपर अभी लायबिलिटी कितना बचा? देखो पहले लायबिलिटी 3,000 रुपया लेस और हो गया, तो इसके ऊपर लायबिलिटी बचा 4400। बी के ऊपर देखो लायबिलिटी था 30,000, 10,000 मार्क्ड एप्लीकेशन का लेस हुआ, बच गया 20,000 का लायबिलिटी। फिर 3,000 और 2,000, 5,600, 5,600 और लेस कर दो तो कितना बचेगा? बचा 20, 20 से 5,600 माइनस होगा, तो 30,000 से 10,000 गया 20,000, 20,000 से 5,000 माइनस कर दो 15,000, 14,400। तो इसके ऊपर लायबिलिटी है अभी 14,400 शेयर्स का। ठीक है, अब आ जाओ यहां पे, इसके ऊपर ग्रॉस लायबिलिटी था 20,000, मतलब इसके ऊपर जिम्मेदारी था कि 20,000 शेयर बिकवाएगा, लेकिन इसने क्या किया, 21,000 शेयर्स मार्क्ड एप्लीकेशन बिकवाया, 2400 शेयर्स अनमार्क्ड और 1,000 इसने खुद ले लिया। तो इसका मतलब इसने तो ज्यादा शेयर बिकवा दिया। कितना बिकवा दिया? 21 2 23, एक 24,400 शेयर बिकवा दिया, मतलब 4400 एक्स्ट्रा बिकवा दिया। तो इसका जो बेनिफिट है बाकी शेयर होल्डर को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, यहां पे देखिए क्या हो गया, इसको बिकवाना था 20,000, इसने कितना बिकवाया? 8 2 10, 10 1 11, 11,400 बिकवाया, तो 8,600 इसने नहीं बिकवाया, तो इसके ऊपर लायबिलिटी हो गया। अब इसने जो एक्स्ट्रा बिकवा दिया, तो ये क्या करेगा, इसका बेनिफिट सभी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। तो जो भी नेगेटिव फिगर आएगा, वो नेगेटिव फिगर को हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव फिगर को सब में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे सरप्लस ऑफ सी। सी का जो सरप्लस है, सरप्लस ऑफ सी ट्रांसफर टू A, B and D in gross ratio, in gross liability ratio। तो ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो 3,3,2 है, तो इस ये बांट रहा है, ये बांट रहा है, और 4400 सबको बटेगा। बांटो, जल्द से जल्द बांटो, कितना हो रहा है?
4400 को बांटना है 332 33628, तो एक को बेनिफिट मिलेगा 1650, इसे भी बेनिफिट मिलेगा 1650 और इससे मिलेगा 1100। ये हो गया डैश। इसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है, कंपनी को देना ही नहीं है, इसने तो ज्यादा बिकवा दिया। इसको कितना देना है? 4400 माइनस 1650, 2750। इसके पास 14400 माइनस 1650, 12750, 8600 माइनस 1100, ये हो गया 7500। मतलब इसके ऊपर कर्ज है इतना। अब इनका ये नेट लायबिलिटी है। क्या है ये इनका? नेट लायबिलिटी आ गया। इनके ऊपर नेट लायबिलिटी इतना है, लेकिन टोटल लायबिलिटी कब आएगा? जब फर्म अंडर राइटिंग एड वापस कर देंगे, क्योंकि फर्म अंडर राइटिंग तो लेस किया गया था। अब इनके ऊपर ये कर्ज है, साथ ही साथ इन लोगों ने जो अपने ऊपर जिम्मेदारी लिया है, इन लोगों ने जो डायरेक्टली कंपनी से खरीद दिया है फर्म अंडर राइटिंग के नाम पे, वो हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड फर्म अंडर राइटिंग। ये फर्म अंडर राइटिंग वापस ऐड करो, क्योंकि इनके ऊपर कर्ज इतना है, लेकिन इन लोगों ने जो खरीदा है ये भी तो पैसा ये लोग देगा कंपनी को। तो ये हो गया 5750, 14750, 1000 और 8500। तो ये हो गया इनका टोटल लायबिलिटी। तो ये अंडर राइटर्स के ऊपर टोटल लायबिलिटी। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो हम लोग पहले जैसा किए थे कि ये ऐड करोगे तो वही 30,000 आएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी इशू करना चाहता था कितना? 1 लाख शेयर। इसमें से 70,000 एप्लीकेशन आया था, बच गया कितना? 30,000। तो ये 30,000 कर्ज था। कैसे कैसे ये लोग कर्ज को अपने जिम्मेदारी पे लेगा? ए ने जिम्मेदारी लिया कि वो 5,750 शेयर उसे इतना खरीद लेना पड़ेगा, अब उसके ऊपर कर्ज है। बी के ऊपर कर्ज है 14,750 शेयर्स का, सी के ऊपर 1000 शेयर का और डी के ऊपर 8,500 शेयर्स का कर्ज है। उम्मीद करते हैं ये सम्स क्लियर हुआ होगा। इसमें हम लोगों ने सीखा किस तरीके से बेनिफिट ऑफ फॉर्म अंडर राइटिंग इज गिवन टू इंडिविजुअल अंडर राइटर। ये जो बेनिफिट है फॉर्म अंडर राइटिंग का, हर एक को इंडिविजुअली दिया गया। अगर इसी सम्स में अगर इंडिविजुअली नहीं देते हैं, इंडिविजुअली अगर नहीं देते हैं, तब क्या करते हैं? इस फॉर्म अंडर राइटिंग को हम लोग मार्क्ड एप्लीकेशन में ऐड कर देते हैं, यहां ऐड कर देते हैं और उसको रेशियो में डिवाइड करते हैं। इसे ऐड करके रेशियो में डिवाइड करना पड़ता है। नेक्स्ट सम्स हम लोग उसी के ऊपर करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इशूड 15 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितना शेयर्स इश्यू कर रहा है? 15 लाख each at par. 30% of the issue was reserved for the promoters and the balance was offered to general public. तो प्रोमोटर के लिए 30% हो गया, तो बच गया 70%। तो 15 सत्ते 105, 10 लाख 10,50,000 शेयर्स जो है ना वो पब्लिक में इशू करेगा। 15 लाख इक्विटी शेयर्स है कंपनी के पास। कंपनी 30% जो है ना वो रिजर्व रखना चाहता है अपने प्रोमोटर्स के लिए।
तो 30% आप निकाल दीजिए, 70% बचा, तो 15 लाख का 70% होता कितना है? 10,50,000 शेयर। तो 10,50,000 शेयर जो है वो कौन दे रहा है? 10,50,000 शेयर पब्लिक के लिए है। द इंटायर अमाउंट बीइंग आस्क्ड फॉर विथ एप्लीकेशन, सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन के साथ मिल जाएगा। PQR agreed to underwrite the public issue in the ratio of 3:1:1। ये जो पब्लिक इशू है PQR किस रेशियो में लेना चाहता है? PQR किस रेशियो में लेना चाहता है? 3:1:1। एंड ऑल्सो अग्रीड टू फॉर्म अंडर राइटिंग। ये लोग फॉर्म अंडर राइटिंग कितना करेगा? 30,000, 20,000, 10,000 शेयर। द अंडर राइटिंग कमीशन वॉज फिक्स्ड एट 2%। यहाँ पे अंडर राइटिंग कमीशन बोल दिया 2%, तो बोल दिया बस आपको 2% ही देना है। द मार्क्ड एप्लीकेशन वर, अब इनका मार्क्ड एप्लीकेशन है कितना? 5.5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख। तो ये हो गया 7 लाख, 2 9 लाख, 9 लाख रुपया टोटल इनका मार्क्ड एप्लीकेशन है। तो भैया एप्लीकेशन कितना आया है? अनमार्क्ड एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग फॉर द शेयर्स अंडर रिटन फॉर्म अंडर राइटिंग इज 50,000। जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है, ऐसा एप्लीकेशन जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन आया फॉर्म अंडर राइटिंग छोड़कर, इसमें फॉर्म अंडर राइटिंग इंक्लूड नहीं है, 50,000 आया। तो इसका मतलब टोटल एप्लीकेशन कितना आया होगा? मार्क प्लस अनमार्क्ड। मार्क्ड और अनमार्क्ड को दोनों जोड़ देंगे तो टोटल एप्लीकेशन आएगा, तो 9 लाख ही शेयर्स आया। कितना आया? 9 लाख शेयर्स आया। तो 10,50,000 में 9 लाख आया तो कितना नहीं आया? टोटल 10,50,000 कंपनी इश्यू करना चाहता था, इससे मार्क्ड एप्लीकेशन कितना आया? 9 लाख, और अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना आया? 50,000। तो 9,50,000 आया, मतलब 1 लाख शेयर्स का कमी रह गया, और ये 1 लाख शेयर्स ही टोटल लाइबिलिटी बनेगा। टोटल लाइबिलिटी बनेगा, जी हाँ, 1 लाख शेयर्स टोटल लाइबिलिटी बनेगा। किसका? ये तीनों शेयर होल्डर, तीनों अंडर राइटर्स का। समझ गए? तो अब ये कैसे होगा? असर्टेन द नंबर ऑफ शेयर्स टेकन अप बाय ईच वन ऑफ द अंडर राइटर। हर एक अंडर राइटर के जिम्मेदारी पे कितना शेयर्स आएगा, और एक लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव फ्रॉम और पेड टू ईच वन ऑफ द अंडर राइटर बाई पेमेंट इन सेटलमेंट। अब सेटलमेंट में अंडर राइटर से कितना लेना है और कितना देना है। अरे भाई, कमीशन का हमें देना पड़ता है, और शेयर जो नहीं बिका अंडर राइटर के जरिया, उनके ऊपर जो लाइबिलिटी था वो हमें उनसे लेना है। तो हमें लेना कितना है, हमें देना कितना है, इसका हम लोग हिसाब करेंगे। हमें लेना किन किन चीजों का है? हमें नेट लाइबिलिटी का पैसा उन्हें लेना है, हमें फर्म अंडर राइटिंग का पैसा उनसे लेना है, हमें देना क्या है? हमें कमीशन देना है उन्हें। तो ये एडलेस करने के बाद ये जो स्टेटमेंट आता है, यही स्टेटमेंट के बारे में यहाँ पे कहा गया है, जो कि हम लोग करेंगे अभी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कहीं बोला नहीं है कि बेनिफिट ऑफ फॉर्म अंडर राइटिंग इंडिविजुअल अंडर राइटर को देना है कि इंडिविजुअल अंडर राइटर को नहीं देना है। देखो, लास्ट वाले सम्स में हमने क्या किया था? इंडिविजुअल अंडर राइटर्स को हमने फॉर्म अंडर राइटिंग का बेनिफिट दिया था। इस सम्स में हम लोग जो करेंगे, इसमें हम लोग नहीं देंगे। ओके, चलो। पहला, कैलकुलेशन फॉर टोटल लाइबिलिटी ऑफ अंडर ए बी सी, 3 अंडर राइटर है। ये रेशियो इनका क्या है? 3:1:1। 3:1:1, ठीक है। सबसे पहले हम लोग नोट में करेंगे। नोट नंबर 1,
टोटल इशू फॉर पब्लिक, पब्लिक के लिए टोटल इशू कितना है? 15 लाख शेयर्स का कितना परसेंट? 30% रिजर्व्ड है प्रोमोटर्स के लिए, तो 70% हुआ ना। 70% कितना होगा? 10,50,000 शेयर्स। ठीक है, तो 10,50,000 3:1:1 के रेशियो में अगर बटेगा तो 10,50,000 डिवाइडेड बाई 4, 5 इंटू 3, 6,30,000 रुपया इसने अपने जिम्मेदारी पे लिया, 2,10,000 रुपया इसने अपने जिम्मेदारी पे लिया, इसने भी 2,10,000 अपने जिम्मेदारी पे लिया, तो कुल मिलाकर 10,50,000 ये ग्रॉस लायबिलिटी है। ये बहुत ही स्टैंडर्ड सम्स है, बहुत स्टैंडर्ड। आप ये सम्स करने के बाद कैलकाटा यूनिवर्सिटी में पूछे गए हर एक सवाल का जवाब दे सकते हैं। लेस मार्क्ड एप्लीकेशन, अब आप देख लीजिए मार्क्ड एप्लीकेशन के बारे में। मार्क्ड एप्लीकेशन, ये तो फॉर्म अंडर राइटिंग था। मार्क्ड एप्लीकेशन कहाँ था? ये है मार्क्ड एप्लीकेशन, 5.5, 2, 1.5, 5.5, 2, 1.5, ये हो गया मार्क्ड एप्लीकेशन। अब अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना होगा? अब अनमार्क्ड एप्लीकेशन के टाइम में हमें देखना होगा कि फॉर्म अंडर राइटिंग क्या कह रहा है, कि फॉर्म अंडर राइटिंग का बेनिफिट इंडिविजुअली देना है कि इंडिविजुअली नहीं देना है। तो इसके लिए ना हमें सबसे पहले ये निकालना होगा कि अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना है। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन पहले आपको निकालना होगा। नोट नंबर 2, कैलकुलेशन फॉर अनमार्क्ड एप्लीकेशन। ठीक है, अनमार्क्ड एप्लीकेशन, टोटल एप्लीकेशन मिला कंपनी, मार्क्ड एप्लीकेशन हुआ कितना? ये टोटल मार्क्ड एप्लीकेशन है। और अनमार्क्ड एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग शेयर अंडर रिटन फॉर्म अंडर राइटिंग, मतलब फॉर्म अंडर राइटिंग को छोड़कर 50,000 है। तो आपको यहां क्या करना है? मार्क्ड एप्लीकेशन ऑलरेडी हमारे पास है, मार्क्ड एप्लीकेशन, तो हम लोग यहां क्या करेंगे? लेस मार्क्ड एप्लीकेशन। अब मार्क्ड एप्लीकेशन में फॉर्म अंडर राइटिंग ऐड करना है कि नहीं करना है? देखो हम लोग यहां पे अज्यूम कर लेते हैं, इट इज assumed that form under writing that benefit of form underwriting is not given to individual अंडरराइटर्स। हमने क्या माना? हर एक इंडिविजुअल अंडरराइटर को फॉर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने फॉर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट दिया था ना, डायरेक्टली जो फॉर्म अंडरराइटिंग था
उसको हमने सबके लायबिलिटी से लेस किया था। क्यों? क्योंकि हमने बेनिफिट ऑफ फॉर्म अंडरराइटिंग क्या किया था, इज गिवन किया था हम लोगों ने। लेकिन यहां पे हम लोगों ने क्या पकड़ा, इज नॉट गिवन, हमको नहीं देना है फॉर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट इंडिविजुअली नहीं देना है। तो अगर नहीं देना है तो इट शुड बी ट्रीटेड, इट या फॉर्म अंडरराइटिंग शुड बी ट्रीटेड, therefore form underwriting should be treated as unmarked application। मतलब जो फॉर्म अंडरराइटिंग जो है ना उसे अनमार्क ट्रीट करेंगे। तो अनमार्क तो ये है एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग था। अच्छा, यहाँ पे अनमार्क्ड होगा। तो जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है, तो एक तो अनमार्क्ड बाई पब्लिक है और एक फॉर्म अंडरराइटिंग जोड़ देंगे तो दोनों मिलके अनमार्क्ड बनेगा। तो अनमार्क्ड क्या होता है, ग्रॉस लायबिलिटी में डिवाइड होता है, इंडिविजुअली नहीं होता है। ठीक है, ये इंडिविजुअली नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पे ना अगर इंडिविजुअल बेनिफिट नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब उसे अनमार्क पकड़ना है। फॉर्म अंडरराइटिंग को क्या पकड़ना है, अनमार्क। तो अनमार्क एप्लीकेशन क्या होगा, अनमार्क एप्लीकेशन क्या बनेगा, अनमार्क्ड बाय पब्लिक प्लस फॉर्म अंडरराइटिंग, फॉर्म अंडरराइटिंग। अनमार्क्ड बाय पब्लिक, पब्लिक के द्वारा जो अनमार्क्ड है, पब्लिक के द्वारा अनमार्क्ड, अनमार्क्ड बाय पब्लिक। पब्लिक ने कितना अनमार्क किया है, 50,000। कैसे, यहां पे देखिए, यहां पे बोला है अनमार्क्ड एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग शेयर अंडरराइटिंग फॉर्म अंडरराइटिंग छोड़कर। इसका मतलब पब्लिक के द्वारा अनमार्क मतलब कंपनी ने जो बेचा है, कंपनी ने पब्लिक को जो बेचा है 50,000, और यहां पे इस सम्स में हमको फॉर्म अंडरराइटिंग को भी अनमार्क्ड मानना है। तो कितना हो गया, 50,000 प्लस फॉर्म अंडरराइटिंग कितना हो गया भाई, फॉर्म अंडरराइटिंग कितना हो गया, इन लोगों ने फॉर्म अंडरराइटिंग कितना कितना किया था, देखिए फॉर्म अंडरराइटिंग 30, 20, 10, 30, 20, 10, 50, 60, 60, 1,10,000, 1,10,000 शेयर। ठीक है, यहां लिख देते हैं नोट नंबर 3 से देख लो। तो ये किस रेशियो में जाएगा, अनमार्क्ड एप्लीकेशन इन ग्रॉस रेशियो, ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो, ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में डाल देना है। 3:1:1 के रेशियो में बांट देंगे। तो 1,10,000 को 3:1:1 के रेशियो में बांटेंगे, बांटो। $10,000 divided by 4 into $66,000 22,000, ये भी 22,000। तो 1,10,000 शेयर्स का बेनिफिट। तो इसका मतलब क्या है, फॉर्म अंडरराइटिंग इसमें इंक्लूड हो गया। तो इंडिविजुअल बेनिफिट फॉर्म अंडरराइटिंग का नहीं मिला, ये ग्रॉस लायबिलिटी में
मिला, बस यही फर्क है। अब मार्क्ड अनमार्क्ड हो गया, मतलब फॉर्म अंडर राइटिंग इसी में है। अब लेस करो इसे, 6,30,000 से माइनस 5,50,000 माइनस 66,000 हो गया। यहाँ पे 14,000 का लाइबिलिटी इनके ऊपर है। यहाँ पे 2,10,000 से 2 लाख गया, 10,000 10,000 12,000 नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है, इसने ज्यादा शेयर्स बिकवा दिए। लाइबिलिटी इसके ऊपर था 2,10,000 का, रिस्पॉन्सिबिलिटी 2,10,000 का था, लेकिन इसने बिकवा दिया कुल मिलाकर 2,22,000, तो 12,000 इसने एक्स्ट्रा बिकवाया। और 2,10,000 माइनस 22, तो ये हो गया 38,000। तो इसके ऊपर लाइबिलिटी जो हो गया वो 38,000 का है। तो ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव को हम लोग क्या करेंगे, सरप्लस लेस सरप्लस ऑफ बी डिवाइडेड बिटवीन ए एंड सी इन रेशियो। किस रेशियो में डिवाइड करना है, 3:1। तो 3:1 के रेशियो में बांट देंगे। जो 12,000 है ना, 4 से डिवाइड होगा, तो इसमें 9,000 1,000। ये बचा कितना, 5,000, ये डैश, और ये हो गया 35,000। तो ये हो गया नेट लाइबिलिटी। नेट लाइबिलिटी के बाद अब फॉर्म अंडर राइटिंग हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड टोटल लाइबिलिटी निकालने के लिए फॉर्म अंडर राइटिंग। तो फॉर्म अंडर राइटिंग कितना कितना था, 30 20 10। $35,000। ये हो गया टोटल लाइबिलिटी। क्या हो गया ये, जी हाँ, ये हो गया टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स का टोटल लाइबिलिटी। अब चलिए हमारा जो क्वेश्चन का दूसरा भाग था, क्वेश्चन का जो दूसरा भाग था वो दूसरा भाग क्या है, देखिए। कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम और पेड टू ईच वन ऑफ द अंडर राइटर। हर एक अंडर राइटर से कितना लेना है और कितना देना है, इसके लिए हम लोग एक स्टेटमेंट बनाएंगे। इसके मदद से ही बनाएंगे, ठीक है। टू नंबर पॉइंट, कैलकुलेशन फॉर अमाउंट टू बी paid or received from to or from underwriters। अब देखिए अंडरराइटर्स से कैलकुलेशन फॉर अमाउंट टू बी पेड और रिसीव्ड, या तो पे करना है या तो उसे रिसीव करना है, टू और फ्रॉम अंडरराइटर्स, या तो अंडरराइटर से लेना है या अंडरराइटर को देना है। इसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, क्लियर। तो इसके लिए टोटल लाइबिलिटी तो हम लोगों ने निकाला। अभी टोटल लाइबिलिटी इनका 35,000 20,000 45,000, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले लिखेंगे, पहले कॉलम कर देते हैं पी क्यू आर। यहां ना टोटल लाइबिलिटी लिख देते हैं इनका। टोटल लाइबिलिटी कितना था, 35 20 45, 35 20, ये बंद कर देते हैं
अब देखिए, हम लोगों को अमाउंट ड्यू फ्रॉम अंडरराइटर्स, अंडरराइटर्स से कितना पैसा हम लोग पा रहे हैं, इनका लाइबिलिटी था इतना, ये हम लोग अंडरराइटर से पा रहे हैं। तो जो हम लोग पैसा पा रहे हैं वो हम लोग यहां पे लिखेंगे। अमाउंट ड्यू फ्रॉम अंडरराइटर्स, क्योंकि अंडरराइटर्स के ऊपर ये लाइबिलिटी है। और एक शेयर्स कितने में बिक रहा था, देखो क्वेश्चन में, एक शेयर्स कितने में बिक रहा था, एक शेयर्स 10 रुपए में बिक रहा था। तो इसका मतलब अंडरराइटर्स के ऊपर जो लाइबिलिटी है वो हम लोग उससे 10 रुपया करके खरीदेंगे, है ना। जैसे नंबर ऑफ शेयर्स इंटू ₹10, 10 रुपया करके। तो हर एक के ऊपर लाइबिलिटी 35,000 का है, 35,000 इंटू 10, 3,50,000, 2,00,000, 4,50,000। तो अमाउंट ड्यू फ्रॉम अंडरराइटर्स, ये वो अमाउंट है जो अंडरराइटर से लेना है। अब उसके बाद फॉर्म अंडरराइटिंग में इन लोगों ने पैसा लिया ना, तो फॉर्म अंडरराइटिंग तो इसमें इंक्लूड था टोटल लाइबिलिटी में। तो ये उन लोगों ने डायरेक्ट हमसे खरीदा है, तो डायरेक्ट अगर खरीदा है तो इस चीज का तो पेमेंट हमें मिल गया ना भाई, मिला कि नहीं मिला। अगर वो फॉर्म अंडरराइटिंग किया, बोला कि हम लोग डायरेक्ट खरीद लेंगे, तो इसका मतलब खरीद लिया होगा। तो हम लोग ये लेस करेंगे, लेस अमाउंट पेड ऑन फॉर्म अंडरराइटर्स, फॉर्म अंडरराइटर्स या फॉर्म अंडरराइटिंग कर देते हैं। फॉर्म अंडरराइटिंग में जो वो लोग पैसा देंगे, जैसे PQR, फॉर्म अंडरराइटिंग कितना कितना है, 30, 20, 10, 30, 20, 10, कितना करके 10 रुपया। वो लोग 10 रुपया करके खरीदे हैं ना भाई, तो टोटल लाइबिलिटी में फॉर्म अंडरराइटिंग शामिल था, वो हटा दो। 3,00,000 उन लोग खरीद लिया, इसने 2,00,000 का खरीद लिया, इसने 1,00,000 का खरीद लिया, ठीक है। तो अब इसके ऊपर देखिए ना, 3.5 लाख रुपया लाइबिलिटी था, 3,00,000 का उसने खरीद लिया, तो बचा कितना, 50,000। 2,00,000 का ऊपर लाइबिलिटी था, उसने खरीद लिया फॉर्म अंडरराइटिंग 2,00,000। 4.5 लाख का था, 1,00,000 का खरीद लिया, तो 3.5 लाख का उसके ऊपर उससे लेना है, पी से लेना है, सॉरी PQR, आर से लेना है। आर से कितना लेना है, 3.5 लाख, और पी से कितना लेना है, 50,000। ये लेना है, अब हमें देना भी तो है, देना है ना, तो हम लोग कमीशन देंगे। क्या देंगे, कमीशन। कमीशन किसके ऊपर देंगे, कमीशन जो इनका ग्रॉस लाइबिलिटी था ना, जो ग्रॉस लाइबिलिटी था इसके ऊपर हम लोग कमीशन देंगे ना, क्योंकि उन लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि वो लोग इतना बिकवा देंगे। तो यहां पे क्या करेंगे, लेस कमीशन ऑन शेयर अंडर रिटर्न, PQR। इसने बोला था कि ये 6,30,000 बिकवा देगा, और ये अपना काम किया। जो नहीं बिका ये खुद खरीदेगा, और 50,000 हम लोग पा रहे हैं, लेकिन उसका कमीशन जो बनता है, उसने 6,30,000 रुपया का शेयर बोला बिकवाएगा, 10 रुपया पर शेयर, और उसका कमीशन बनता है 2%, सम्स में बोल दिया है 2% बनता है। और दूसरे का जो था वो 2,10,000 था ना, 2,10,000 ग्रॉस लाइबिलिटी था, एक शेयर का दाम 10 रुपया है, 2% उसका कमीशन बनता है। फिर तीसरे का भी 2,10,000 ग्रॉस लाइबिलिटी था, 10 रुपया करके कितना परसेंट बनता है, 2% बनता है। तो ये कितना बनेगा,
6,30,000 इंटू 10, 6,30,000 इंटू 10 इंटू 2%, 1,26,000, मतलब इसका बनता है 1,26,000। मतलब ये हमसे लेगा 1,26,000 कंपनी से। 2,10,000 इंटू 10 इंटू 2%, 42,000। आर से लेना इतना है, लेकिन उससे कमीशन के तौर पे कितना देना है? कमीशन के तौर पे हम लोगों को एक काम करते हैं, इसे हम लोग लेस करते हैं, इसे हम लोग अलग करते हैं, ठीक है? यहाँ लेस नहीं लिखते हैं। कमीशन ऑन शेयर्स अंडर रिटेन, इसको हम लोग अलग से लेंगे, समझने में आसानी होगा। देखो ये वो जो हमें लेना है, और ये वो कैलकुलेशन कर रहे हैं जो हमें देना है, टू बी गिवन टू अंडर राइटर्स, टू बी गिवन टू अंडर राइटर्स। तो 42,000 का कमीशन इसका बना, और इसका भी 42,000 बनेगा। अब आप देखिए ना, अब आप बोलिए कि हमें अमाउंट ड्यू टू और फ्रॉम कंपनी, अमाउंट ड्यू टू कंपनी और अमाउंट ड्यू फ्रॉम कंपनी, therefore amount due to कंपनी और therefore amount due from कंपनी। ड्यू टू कंपनी मतलब कंपनी को जो मिलना है। देखो कंपनी लेना चाहता था 50,000, लेकिन अब कमीशन देना है 1,26,000, तो 76,000 रुपया कमीशन के तौर पे उसका ज्यादा निकल रहा है अंडर राइटर का, तो अंडर राइटर को देना पड़ेगा, ठीक है? तो 76,000 रुपया देना है, लेना नहीं है। अमाउंट ड्यू टू कंपनी नहीं है, ड्यू फ्रॉम कंपनी। कंपनी से ड्यू कितना हुआ? 76,000। यहां पे कंपनी क्यू से कुछ नहीं ले रहा है, लेकिन क्यू का 42,000 बनता है, तो क्यू का बनता है मतलब कंपनी के ऊपर कर्ज है, कंपनी से पा रहा है वो। जो तीसरा वाला बंदा है आर, जो है ना आर जो है वो 3.5 लाख कंपनी को देगा, लेकिन उसका निकल रहा है 42,000, तो 42,000 वो काट लेगा, 3,08,000 रुपया कंपनी उससे लेगा। कंपनी बोलेगा भाई 3,08,000 रुपया आप दे दीजिए, आप शेयर बिकवा नहीं पाए, बस ये हो गया। क्लियर है? जर्नल एंट्री ऑलरेडी आपको सिखा दिए हैं, जर्नल कैसे करना है कमीशन का, इश्यू ऑफ शेयर्स का। तो आज अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स कंप्लीट होता है। कैलकाटा यूनिवर्सिटी का क्वेश्चंस निकालिए, कहीं से भी क्वेश्चन कीजिए, आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।